नमस्कार स्टूडेंट, आपकी आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना क्लास 12th का जो तीसरा चैप्टर है, ठीक है ना, क्लास 12th का आपका जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक बलगत, ये चल रहा है। और इसमें अपन ने अभी इसकी पिछली क्लास में जो आर्हेनियस समीकरण होता, आर्हेनियस इक्वेशन है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो जो आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट है, ठीक है ना, तो उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित, ठीक है ना, या उनको समझाने के लिए कि इसमें आपस में यानी कि ये मतलब जो व्यंजक है, ठीक है ना, जो वेग परिवर्तन होता है उसमें, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में, उससे संबंधित उन्होंने क्या एक समीकरण दिया था, जैसे अपन क्या है आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। तो इससे संबंधित जो जो समीकरण है ना, तो उन्होंने किस आधार पर दिया था, है ना, तो आर्हेनियस ने निम्नलिखित संकल्पनाओं के आधार पर ये वाला समीकरण दिया था, है ना। तो एक तरह से जो आपका जो संकल्पना है इस संगठित सिद्धांत से मिलती जुलती हैं, इसलिए आज अपन इनको पढ़ने वाले हैं। तो जो आर्हेनियस समीकरण है वो आपका ये है, ठीक है ना, के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पे ये क्या है एक नियतांक होता है जिसको अपन, है ना, प्री एक्स, इसको अपन पूर्व चरघातांकी कारक कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं अपन आर्हेनियस गुणांक, या फिर इसको अपन आवृत्ति गुणांक कहते हैं। इसके अलावा जो आर होता है वो आपका गैस स्थिरांक है, और ये क्या है एक अन्य स्थिरांक है, और इसे अपन सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसके जो पॉइंट है किस, है ना, कुछ पॉइंट हैं जिसके आधार पर उन्होंने ये समीकरण दिया था, है ना, तो उन पॉइंटों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि जो रासायनिक क्रिया है वो अभिकारक अणुओं के परस्पर टकराने से होती है, ठीक है ना। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है ना, तो वो परमाणु क्या है आपस में क्या है टकराते हैं, और उसके कारण क्या है प्रोडक्ट में वो बदल जाते हैं, है ना। तो जितने भी क्रियाकारी अणु होते हैं उनके आपस में टकराने से क्रिया होती है, और केवल वे क्रियाकारी अणु ही टकराकर उत्पाद बनाते हैं जिनकी ऊर्जा एक निश्चित मान है, या जिसको अपन दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इसको क्या है अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर दहली ऊर्जा अपन कहते हैं, के समतुल्य या इससे अधिक होती है, और ऐसे अणु क्या है सक्रिय अणु कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अणुओं को क्या है अपन सक्रिय अणु कहते हैं। और ये क्या है ना, जैसे H2 और प्लस में क्या है I2, दोनों गैसें आती हैं और आपस में क्रिया करके क्या है H यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड का एक मोल बना देती हैं, यानी कि 2 मोल बन जाएंगे, 2 मोल हाइड्रोजन के आएंगे और 2 आयोडीन के, तो दोनों मिलकर के क्या है हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल बना देते हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो हो जाता है आपका कि जो सक्रिय अणु होते हैं, जो एक्टिवेशन मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपस में टकराकर उच्च ऊर्जा युक्त एक मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट, जैसे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट बनाया गया है ना, तो इंटरमीडिएट बनाते हैं और सक्रिय संकुल बनाते हैं ना। तो पहले क्या करेंगे ये इंटरमीडिएट बनाएंगे यानी कि मध्यवर्ती बनाएंगे ये, और उसके बाद ये शीघ्र अपघटित होकर के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, और साथ ही जो कुछ ऊर्जा डेल्टा एच यानी कि जो ऊर्जा क्या है वो मुक्त होती है। जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन के मध्य एक सरलता से इसको समझ सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे एक वक्र एक चित्र दिया गया है, डायग्राम है, इसी के द्वारा इसको अपन, है ना, देख सकते हैं। इसमें ये क्या है साइड यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है H2 है और यहाँ पे I2 है ना, ये दोनों क्रिया करके क्या है 2H यानी कि प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। इसमें जो ऊर्जा है वो डेल्टा एच एंथैल्पी होती है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है ये एक्टिवेशन EA यानी कि सक्रियण ऊर्जा होती है, और यहाँ पे आकर के सक्रिय संकुल यानी कि एक मध्यवर्ती बना ले इंटरमीडिएट बनाते हैं, और इंटरमीडिएट बनाने के बाद फिर क्या है ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है अभिकारी अणुओं के द्वारा सक्रिय संकुल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। यानी कि जो क्रियाकारी अणु होते हैं उनको सक्रिय करने के लिए या उनके सक्रिय संकुल बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उसी को ही अपन सक्रियण एनर्जी या फिर ईए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अपन कहते हैं। अगला है ताप बढ़ाने से जो सक्रिय अणुओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है ना। जैसे रिएक्शन का अपन ताप बढ़ाते हैं है ना, तो उसमें जो सक्रिय अणु होते हैं यानी कि जो एक्टिवेशन मॉलिक्यूल होती है उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, और जैसे ही उनमें वृद्धि होगी तो अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या है, बढ़ जाता है। अणु परस्पर टक्करों से ही सक्रियत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि जब अणु आपस में क्या है क्रिया करते हैं तो वे आपस में टकराते हैं, जिससे क्या है वो उसी टकराने से ही क्या उनको सक्रिय ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी पदार्थ के तापमान में जो वृद्धि है वो ईए से अधिक ऊर्जा प्राप्त संघट्ट करने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि से होती है। इस तरीके से इन पॉइंटों के आधार पर है ना आर्हेनियस ने अपना क्या समीकरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होता है उसमें सक्रिय अणुओं की संख्या उतनी ही अधिक होती है, और अभिक्रिया की दर भी क्या है उतनी ही अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से 8 पॉइंट है। इन्हीं 8 पॉइंट के आधार पर जो आर्हेनियस है उन्होंने अपना समीकरण प्रस्तुत किया था। अब इसके बाद अपन को पढ़ना अभिक्रिया वेग और दर नियतांक। ताप नियतांक, दर नियतांक की ताप पर निर्भरता। ठीक है, जो अभिक्रिया वेग है और दर नियतांक है ना, तो वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करते हैं है ना, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो समस्त जो क्रियाकारी अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो समान नहीं होती है। कुछ अणु क्या है कम ऊर्जा वाले होते हैं और कुछ क्या होते हैं उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। ऐसा है ना लुडविग बोल्ट्जमान और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है ना, ये 3 साइंटिस्ट थे है ना, लुडविग बोल्ट्जमान और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने क्या है किसी गैस के अधिकांश अणुओं के व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया था है ना। तो इनके अनुसार क्या है जो गतिज ऊर्जा का जो वितरण है वो ई से युक्त अधिकांश अणुओं की संख्या और अणुओं का अंश एवं गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचकर उन्होंने किया था। वक्र का जो शीर्ष है वो अति संभाव्य है ना का मोस्ट प्रोबेबल गतिज ऊर्जा के संगत होता है, अर्थात अणुओं के सर्वाधिक जो अंश की है ना जो गतिज ऊर्जा है वो संगत होती है। इस गतिज ऊर्जा से कम अथवा अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या है कम होती है, और उस ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं के जो अंश जो ताप है उसको T1 है ना वक्र में यहाँ पे संकेत कर दिया गया है। केवल ये अणु ही परस्पर क्या है टकरा करके मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट है ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण के द्वारा उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। जब ताप बढ़ाकर T2 यानी कि T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस है ना कर दिया जाता है ना, तो जो वक्र है आपका का शीर्ष अधिक ऊर्जा मान की ओर विस्थापित हो जाता है तथा वक्र का फैलाव दाहिनी ओर बढ़ जाता है। यहाँ पे अपन ये चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिखाया गया है। यहाँ पे अति संभाव्य गतिज ऊर्जा होती है ये, ठीक है, इसका ये गतिज ऊर्जा है और यहाँ पे अणुओं का अंश है ना। तो जैसे ही इसमें विभिन्न गैसीय अणुओं में जो ऊर्जा का जो वितरण है वो यहाँ पे इस वक्र के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो ताप क्या होता है ये चेंज होता है। यहाँ पे क्या है ये दहलीय आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ना। तो यहाँ पे दिखाया अभिक्रिया वेग की जो ताप पर निर्भरता है वो किस प्रकार होती है, यानी कि ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार से होती है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इसको यदि आप और पढ़ना चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो जो ताप में है जो ताप वृद्धि है वो कैसी होती है T1 प्लस 10 यानी कि है ना 10 डिग्री सेल्सियस उन अणुओं में अंश में वृद्धि होती है, और यानी कि अणु क्या है दहलीय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखते हैं। इस अंश को ताप T2 के वक्र में ABEF के द्वारा अंकित किया गया है। क्षेत्रफल ABCD की तुलना में लगभग 2 गुना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको स्पष्ट की ताप में 10 डिग्री प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि पर है ना उन अणुओं की संख्या की भी क्या है दोगुनी हो जाती है, जिनकी गतिज ऊर्जा है ना दहलीय ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है।
जिसके कारण अभिक्रिया की दर भी क्या है, दोगुनी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है आपकी, और दहली ऊर्जा, इनके बारे में बताया गया कि एक्टिवेशन एनर्जी और दहली ऊर्जा आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दहली ऊर्जा। ये यहाँ पे दहली ऊर्जा होती है कि अणुओं के बीच जो टक्करें हैं, है ना, प्रभावी होने के लिए वे ऊर्जा की न्यूनतम ऊर्जा से, है ना, अवश्य संबद्ध होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस ऊर्जा को ही अपन क्या बोलते हैं, दहली ऊर्जा या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। जो दहली ऊर्जा है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो कि अभिकारक अणुओं के पास अवश्य होनी चाहिए, जिससे उनकी जो टक्कर है वो प्रभावी हो सके, अर्थात टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन हो सके। ठीक है ना। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपका जो सक्रिय संकुल होता है ना, तो उनके पास ये ऊर्जा होती है जिसका उपयोग भी क्या है, टक्करों में करते हैं। और इसके कारण ही क्या है, जो उत्पाद है वो आपके बन पाते हैं। यहाँ पे अपन चित्र के द्वारा भी यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे दिया गया जो सक्रियण ऊर्जा है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, वो आपकी दहली ऊर्जा और माइनस अणुओं की जो निम्नतम ऊर्जा होती है ना, उसके अंतर के द्वारा अपन सक्रियण ऊर्जा निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई ये एक अभिकारक है ना, जो कि क्या है, क्रिया करता है, और क्रिया करके एक सक्रियत अवस्था यानी कि आपका एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसके बाद ये क्या है, उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है ना। ये क्या है, ये प्रोडक्ट में बदल जाता है, और जिससे जो ऊर्जा जो बाहर निकलती है ना, इसको ये डेल्टा एच के द्वारा अपन दर्शा सकते हैं। वो एक तरह की क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है आपकी। ठीक है ना। तो सक्रिय ऊर्जा की जो धारणा के अनुसार, है ना, यह अनुरूप अनुमान लगा सकते हैं कि ऊर्जा केवल अभिकारक के अणुओं के सीधे उत्पादों में परिवर्तित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में जो ऊर्जा है वह अवशोषित करके क्रियाकारी अणु पहले एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स में, है ना, पार करते हैं, और फिर क्या है, उसके बाद उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तथा क्रियाकारकों और उत्पादों के बीच एक ऊर्जा अवरोधिका होती है। इस ऊर्जा रोधिका के एक और अभिकारक तथा दूसरी ओर उत्पाद होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्पाद है, यहाँ पे अभिकारक है, यहाँ पे एक अवरोधिका है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके बाद क्या है, उत्पाद में वो परिवर्तित होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा भी इसको दर्शाया गया है। इसके बाद यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा के बारे में बताया गया, जो क्रियाकारक की ऊर्जा और ऊर्जा अवरोध के उच्चतम शिखर ऊर्जा को, अंतर को अपन सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अपन कहते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण भी कर सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा है उसको अपन कैसे निर्धारित करेंगे। जो सक्रियण ऊर्जा है आपकी, है ना, वो क्या होती है, क्रियाकारक की ऊर्जा और ऊर्जा अवरोध, है ना, जो ऊर्जा अवरोध होता है उसके उच्चतम शिखर की जो ऊर्जा है ना, उसके अंतर को ही अपन क्या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, तो सी से ए की ओर अभिक्रिया, है ना, कराने के लिए E' सक्रियण ऊर्जा की अपन को आवश्यकता होती है। यदि डेल्टा एच है, यानी डेल्टा क्रियाकारकों क्रियाफलों की न्यूनतम या औसत ऊर्जाओं का अंतर है, तो इस राशि को स्थिर आयतन अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। चित्र से जो ऊपर अपन ने चित्र देखा है उससे भी अपन को स्पष्ट होता है कि जो, है ना, अणु है, जब अणु है सक्रियत अवस्था से क्रियाफलों में बदलते हैं, तो इस प्रक्रम में न केवल ये यानी कि एक्टिवेशन ऊर्जा निकलती है, बल्कि इसमें क्या डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है ना। ए और सी ऊर्जा स्तरों, है ना, तो ऊर्जा अंतर भी, है ना, ये भी आपकी निकलती है, जो कि क्या होता है आपका जो डेल्टा एच है वो ए और सी ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा अंतर होता है आपका डेल्टा एच, है ना, ये भी क्या है, निकलती है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है ना। तो उसका जो निर्धारण है वो अपन कैसे कर सकते हैं, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि जो सक्रियण ऊर्जा है उसका निर्धारण कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए एक विधि है, आलेखी विधि, है ना, ग्राफिकल मेथड होती है,
ठीक है ना। तो इसके द्वारा अपन जो सक्रियण ऊर्जा है उसका अपन निर्धारण कर सकते हैं। इसके लिए अपन को क्या है, आर्यन समीकरण की आवश्यकता होती है। तो K बराबर AE है ना की घात माइनस EA अपॉन RT ये सक्रियण ऊर्जा होती है। इस समीकरण में क्या है, अपन को लॉग लेना है ना। तो लॉग लेंगे है ना, तो ln K बराबर ln A माइनस EA अपॉन RT इस तरीके से है ना, लॉग लेने पर इसका रूप हो जाता है। आगे इसमें देखेंगे अपन है ना, तो ये हो जाएगा log K बराबर log A माइनस EA अपन 2.303 गुणा में RT है ना। इसको यदि अपन और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो R क्या है, एक गैस स्थिरांक है। ठीक है, R क्या है, गैस स्थिरांक है। ठीक है ना। तो इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं, log A माइनस EA अपन 2.303 R और गुणा में 1/T कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 1/T। अब यहाँ पे ग्राफ में इसमें अपन देखेंगे कि जो आपका log K है ना, और log और तथा 1/T के मध्य जो ग्राफ खींचने पर क्या है, अपन को एक सीधी रेखा प्राप्त होती है 1/T है ना। और जो log K है इसके बीच में जैसे ही अपन ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना, तो अपन को क्या है, इस तरीके की एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और जिसका जो ढाल है, स्लोप है, वो माइनस EA अपन 2.303 R के बराबर होता है। अतः इस ग्राफ की सहायता से ढाल माइनस EA अपन 2.303 R का जो मान ज्ञात करके उससे अपन सक्रियण ऊर्जा अपन निकाल सकते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर है माइनस में ढाल और गुणा में 2.303 गुणा में R है ना। इसमें अपन वैल्यू रख देंगे इसमें। ठीक है, तो क्या है, अपन सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक और विधि दी गई है कि सक्रियण ऊर्जा को अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो भिन्न तापों के वेग स्थिरांक द्वारा। ठीक है ना। तो इस विधि में किसी अभिक्रिया के दो भिन्न ताप T1 और T2 अपन लेते हैं है ना, पर जो दर नियतांक है वो आपके K1 और K2 प्राप्त हो जाते हैं। ये तथा ए को स्थिर मानकर तथा समीकरण 1 का प्रयोग करके है ना, इस तरीके से अपन इसको करेंगे है ना। log K1 बराबर log A माइनस EA अपॉन RT1 2.303 RT1 है ना। तो इस तरीके से अपन इसको कर देंगे। तो इससे क्या है, अपन यहाँ पे भी इससे भी क्या है, अपन ये सक्रियण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना। दो भिन्न भिन्न ताप अपन यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे वैसे ही कर देना, केवल इतने में जो T है ना, दो बार से समीकरण लिखिएगा अपन, एक K1 के लिए, यहाँ पे K2 के लिए। K1 बराबर में log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 और वैसे ही यहाँ पे log K2 बराबर यहाँ पे कर देना अपन को T2। ठीक है, और दोनों समीकरण को क्या लिख देना अपन को घटाने पर, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को यदि अपन घटाएंगे जैसे ही, तो ये हो जाएगा log K2 अपॉन K1 log K2 अपॉन K1 बराबर हो जाएगा माइनस EA अपॉन 2.303 R और इसको अपन सॉल्व करेंगे आप 1/T2 माइनस में 1/T1। ठीक है, इस तरीके से इसको और आगे अपन जब सॉल्व करेंगे है ना, तो इस तरीके से इसका ये रूप आ जाता है EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपन मान रख देंगे है ना। तो जो समीकरण है की सहायता से अपन ये है ना, जो सक्रियण ऊर्जा है उसको अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये दो विधियां हैं सक्रियण ऊर्जा को निकालने की या उनके निर्धारण करने की। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की में है ना और भी चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे और एक तरह से कहा जाए तो अपना जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो समाप्ति की ओर है। इसमें कुछ टॉपिक और भी बचे हैं है ना, तो उनको क्या है अपन अगली क्लास में कवर करेंगे और जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।